Hi friends, I am Farzana, a part of educational faculty in G&R Institute of Management and Technology. हेलो फ्रेंड्स, हमारे YouTube चैनल की ऑनलाइन क्लासेस में आपका स्वागत है। हम चल रहे थे, हमारा टॉपिक चल रहा था बौद्ध काल की शिक्षा। और बौद्ध काल की शिक्षा में हम टॉपिक लेकर आए हैं शिक्षण विधियाँ। तो शिक्षण विधियाँ को डिस्कस करने से पहले मैं आपको बताना चाहूँगी कि बौद्ध काल जो थी, बौद्ध काल में सीखने के 3 साधन बताए गए थे। फर्स्ट था शरीर, सेकंड था मन और थर्ड था चेतन। अगर देखा जाए तो इन तीनों बेसिस पर सभी बालक एक समान नहीं होते। डिफरेंट टाइप के स्टूडेंट्स के लिए डिफरेंट मेथड का यूज़ करना चाहिए। इसका जो दिखाया गया, बताया गया है शरीर मन चेतन, इसका कहने का तात्पर्य ये है कि इन तीनों आधार पर सभी बच्चों की शिक्षा अलग तरीके से की जाती है। उनका मेथड अलग होता है, उनको शिक्षण अलग रूप में दिया जाता है। तो शिक्षा के रूप क्या हो सकते हैं? शिक्षा के रूप होते हैं मौखिक रूप और प्रायोगिक रूप। मौखिक रूप से किस बेसिस पर, किस विधि द्वारा हम बच्चों को पढ़ा सकते हैं? व्याख्यान विधि द्वारा, तर्कशास्त्र विधि द्वारा, प्रश्नोत्तर विधि द्वारा, सम्मेलन विधि द्वारा। और प्रायोगिक रूप जो है, हम प्रायोगिक रूप में प्रदर्शन द्वारा, अनुकरण व अभ्यास विधि द्वारा हम सिखा सकते हैं। लेकिन एक चीज़ मैं आपको बताना चाहूँगी कि उच्च कक्षा के जो छात्र होते थे उनको स्वाध्याय की सुविधा होती थी, यानी वो स्वाध्याय द्वारा शिक्षा ग्रहण करते थे अधिकतर। तो चलिए डिस्कस करते हैं अब शिक्षण विधियाँ। तो फर्स्ट हमारी शिक्षण विधि है अनुकरण विधि। ये विधि हमारी प्राथमिक स्तर पर दी जाती थी और इसमें क्या होता था, जो शिक्षक होते थे वो अक्षरों का उच्चारण करते थे, यानी अल्फ़ाबेट्स का प्रोनाउंसिएशन करते थे, अल्फ़ाबेट्स को बोलते थे। और बच्चे, छोटे बच्चे थे प्राथमिक स्तर के, वो उसको फॉलो करते थे। उसको फॉलो कर जब वो उनको फॉलो करते थे तो टीचर्स फिर क्या करते थे, उनको लिख कर दिखाते थे। फिर बच्चे उनको फॉलो करते थे, यानी उसका अनुकरण करते थे। और इस तरह से प्राथमिक स्तर पर शिक्षक अनुकरण विधि द्वारा बच्चों को लिखना पढ़ना सिखाते थे। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं हम प्रश्नोत्तर विधि। प्रश्नोत्तर विधि जैसे कि आपको नाम से पता है, प्रश्नोत्तर यानी क्वेश्चनिंग। छोटे बच्चों की आदत होती है कि उनको ये स्टार्टिंग से ये रहता है कि ऐसा क्यों हुआ, कहाँ हुआ, कब हुआ, किसने किया, ऐसा क्यों होता है। इन प्रश्नों के उत्तर देना ही इन प्रश्नों के उत्तर देना ही टीचर के लिए एक शिक्षित होना, टीचर के लिए एक शिक्षा प्रदान करना था। अब बच्चों को प्रश्नोत्तर विधि द्वारा किस तरीके से सिखाया जाए, तो उन्हें इन प्रश्नों के उत्तर दिए जाते थे। बौद्ध काल में इस विधि का प्रयोग इसी रूप में होता था। शिष्य प्रश्न करते थे और भिक्षु उत्तर दे। भिक्षु आप जानते हैं किसे कहते हैं? भिक्षु कहते हैं जो मठों और बिहारों में जो हेड होते हैं, यानी जो वहाँ के टीचर होते हैं, उनको कहते हैं भिक्षु। और छात्र यानी स्टूडेंट। तो बच्चे उनसे क्वेश्चनिंग करते थे और वहाँ के जो टीचर थे यानी भिक्षु, वो उनको रिप्लाई करते थे कि ये ऐसा क्यों हुआ, ऐसा क्या है, ऐसा कैसे होता है, कब होता है, एक्सेट्रा। नेक्स्ट चलते हैं हम अपनी व्याख्या विधि। व्याख्या विधि जैसे कि एक चीनी यात्री था हेनसांग, उसने अपने भारत यात्रा वर्णन में लिखा था कि शिक्षक जो है छात्रों की पाठ्य वस्तु का अर्थ बताते थे और पाठ्य वस्तु का की सविस्तार जो टॉपिक हुआ करता था उसकी व्याख्या करते थे। मैं आपको एक चीज़ बताना चाहूँगी कि व्याख्या विधि जो होती है, व्याख्या विधि में ऐसा होता है, कोई सुक्ति है, सपोज दैट एक कोटेशन है या कोई सुक्ति है, तो टीचर उनका एक्सप्लेन करते थे। जैसे कि एक सुक्ति है, मानिए कि गागर में सागर भरना। अब अगर बच्चे को ये बताया जाए कि गागर में सागर भरना, तो बच्चा इसको अंडरस्टूड नहीं कर पाएगा। व्हाट इज़ गागर, व्हाट इज़ सागर। मे बी कि सागर को अंडरस्टूड कर पाए लेकिन गागर को अंडरस्टूड नहीं कर पाएगा। तो उसको एक्सप्लेन करना उन ये एक्सप्लेनेशन ही व्याख्या विधि कहलाता था। व्याख्या का मतलब होता है, इंग्लिश में हम जो कहते हैं व्याख्या विधि को, वो एक्सप्लेन मेथड कहा जाता है। ठीक है, अब हम चलते हैं अपनी नेक्स्ट विधि, विवाद व तर्क विधि। ये वाद विवाद और तर्क विधि का यूज़ अधिकतर जो है उच्च स्तर के छात्रों के लिए किया जाता था। उस काल में क्या होता था, जो टिपिकल जो वाद विवाद वाले विषय होते थे, उन विषयों का समाधान करने के लिए इस विधि का प्रयोग किया जाता था। वाद विधि जैसा कि आप जानते हैं कि टिपिकल सब्जेक्ट्स, ठीक है, तो उन टिपिकल सब्जेक्ट्स का जो था सॉल्यूशन किया जाता था वाद विधि द्वारा। और वाद विवाद में ऑलमोस्ट क्या यूज़ किया जाता था, वहाँ के सिद्धांत होते थे, एग्जाम्पल्स बने, प्रिंसिपल्स हैं, एग्जाम्पल्स हैं, सिद्धांत हैं, उदाहरण हैं, इनके द्वारा ही
का हल किया जाता था। इनके द्वारा ही मतलब शिक्षा प्रदान की जाती थी। ठीक है, अब हम चलते हैं अपने नेक्स्ट शिक्षण विधि है हमारी सम्मेलन व शास्त्रार्थ विधि। सम्मेलन जैसे कि आप जानते हैं, सम्मेलन कहते हैं सेमिनार्स। सेमिनार्स में क्या होता है, किसी एक पर्टिकुलर सब्जेक्ट पर डिस्कशन किया जाता है। अगर छात्रों को बौद्ध काल में क्या होता है, छात्रों को जिस विषय में जो उनकी शंका होती थी उस शंका का समाधान करने के लिए सम्मेलन किए जाते थे। और उन सम्मेलनों में जो वहाँ के विद्वान होते थे, वो शास्त्रार्थ होते थे, वो उन सम्मेलनों में उनकी समस्या का यानी शिष्यों की समस्या का समाधान करते थे। नेक्स्ट है व्याख्यान विधि। जिसे व्याख्यान विधि, ये भी उच्च स्तर पर यानी उच्च शिक्षा में इसका प्रयोग किया जाता था। इसको इंग्लिश में कहते हैं लेक्चर मेथड। इस विधि में क्या होता था कि जो व्याख्यान है यानी कोई टॉपिक है, सपोज कीजिए एक टीचर यानी एक प्रोफेसर किसी टॉपिक पर स्टूडेंट्स को पढ़ा रहा है और उस बच्चे उसको सुन रहे हैं, अच्छे से उसको समझ रहे हैं, उसको सुन रहे हैं। और सुनने के बाद अगर उनकी समझ में नहीं आता था, उसमें भी ऐसे ही किया जाता था कि उनके लिए जो एक्सपर्ट्स होते थे उनको और अदर एक्सपर्ट्स को उनको बुलाया जाता था, उनको सिखाया था। लेकिन व्याख्यान विधि का अर्थ यही है कि किसी भी टॉपिक पे एक्सटेंड कर यानी बहुत अच्छे से उसकी व्याख्या बहुत अच्छे से मतलब उसको लेंथी वे में पढ़ाया जाए और उसके बाद उसको टीचर उसको बोलें और बच्चे उसको सुने। ठीक है, नेक्स्ट विधि हम चलते हैं प्रदर्शन व अभ्यास विधि। प्रदर्शन व अभ्यास विधि जो है वो एक तरह से देखा जाए तो एक अनुकरण विधि, जैसा कि हमने ऊपर अभी आपको पढ़ाया, अनुकरण विधि उसी का ही एक रूप है। अनुकरण विधि, सॉरी थोड़ा सा बोलने में हो रहा है। अनुकरण विधि ये जो है इसका मतलब होता है क्रिया करके सीखना। यानी टीचर्स जो होते थे पहले खुद करते थे, तब बच्चों को बताते थे। यानी पहले उस चीज़ को वो खुद करके दिखाते थे, प्रदर्शन करते थे। अभ्यास विधि, फिर बच्चे उसको प्रैक्टिस वाइज जैसे टीचर करके दिखाते थे ऐसे ही उसकी प्रैक्टिस करते थे, कंटिन्यूटी रखते थे इसी चीज़ में और उसके बाद इससे शिक्षा ग्रहण करते थे। नेक्स्ट है हमारा स्वाध्याय विधि। स्वाध्याय विधि क्या होती थी, यानी सेल्फ स्टडी। जब सेल्फ स्टडी बौद्ध काल में क्या था, बौद्ध कालीन तक मतलब हैंड राइटिंग्स यानी जो वहाँ के जो लाइब्रेरीज थी उस टाइम में, जो वहाँ लाइब्रेरीज थी वो मैनुअली थी, मतलब वो लिखी गई थी, हस्तलिखित थी। और बड़ी बड़ी लाइब्रेरीज में क्या था, वो हस्तलिखित प्रतियाँ यानी जो हाथ से लिखी गई बुक्स थी वहाँ पर अवेलेबल थी। और हुआ क्या, जब वो अवेलेबल थी पुस्तकालय में जब जाएगा तो टीचर बच्चों को नहीं पढ़ाता, यानी लाइब्रेरी में बच्चे खुद स्टडी करते हैं। और अगर देखा जाए तो नॉलेज का बेस्ट सोर्स सेल्फ स्टडी होता है, कह सकते हैं हम। नेक्स्ट है हमारा देशाटन। बौद्ध शिक्षा प्रणाली में जो शिक्षा देने की वो थी मेथड, शिक्षा देने का जो मेथड था, शिक्षण विधि जो थी वो ये थी कि इसमें केवल भिक्षु मतलब वो जो बौद्ध शिक्षा वो थी छात्र, उनको शिक्षा प्रदान की जाती थी। तो भिक्षु जो थे यानी जो टीचर थे वो अब स्टूडेंट्स को, बालक को ये कहा करते थे कि आप लोग बाहर जाइए, यानी उनको देशांतरण के लिए, जिसे हम शायद टूर भी कहते हैं। ठीक है, तो वो टूर उनको भेज दिया करते थे। वो ये चाहते थे कि ये बालक वास्तविक जगत, एक्चुअल में जो मतलब इस वर्ल्ड की जो रियलिटी है उसको देखे, उसको समझे। क्योंकि जब कोई चीज़ हम फेस करते हैं तो फेस करने से हम उसको अच्छे से जब मतलब फेस करते हैं तो कुछ ना कुछ हम उसमें से सीखते हैं, उसमें हमें अच्छा एक्सपीरियंस मिलता है। तो उनको इस संसार की वास्तविक स्थिति को समझने के लिए, उसको जानने के लिए और स्पेशली बौद्ध धर्म का प्रचार करने के लिए उनको देशांतरण पर भेजा जाता था, यानी देशांतरण विधि का प्रयोग किया जाता था। अब चलते हैं हम शिक्षा के अन्य पक्ष। और कौन से ऐसे फेवर थे जिसके बारे में जिसके लिए जो था उनका शिक्षा उनके फेवर में थी, यानी वो चाहते थे कि शिक्षा, तो जन शिक्षा का पहला स्टेप ये था कि जन शिक्षा में प्राथमिक स्तर और उच्च स्तर दोनों पर ही शिक्षा प्रदान की गई। ठीक है, और ये शिक्षा जो थी मठों और विहारों में की गई। दूसरा कदम ये था कि ये सभी वर्णों के बच्चों के लिए इसमें शिक्षा प्रदान करना था।
ठीक है। सब बच्चों की शिक्षा की व्यवस्था, फिर भी इसमें जो था, सब बच्चों की शिक्षा अगर देखा जाए तो कहीं ना कहीं नहीं थी। मतलब सभी वर्णों की जो सभी वर्ण थे वो सभी वर्ण के बच्चे इसमें शिक्षा प्राप्त कर सकते थे, लेकिन फिर भी कहीं ना कहीं एक कमी थी कि इसमें विकलांग बच्चों की को प्रवेश नहीं दिया जाता था। उनके लिए शिक्षा की कोई व्यवस्था नहीं थी। ठीक है। जन शिक्षा की व्यवस्था तो तभी की जा सकती थी जब सरकार, यानी आज की अगर वर्तमान में हम देखें तो जब सरकार उसका उत्तरदायित्व माने, यानी उसको अपनी ड्यूटी, अपनी रेस्पॉन्सिबिलिटी समझे और उसके लिए एक सॉलिड ट्रायल, मतलब एक सॉलिड स्टेप ले, ठोस कदम उठाए। ठीक है। नेक्स्ट है स्त्री शिक्षा। बौद्ध मठों और विहारों में स्त्रियों को प्रवेश नहीं दिया जाता था, लेकिन थोड़ी कुछ टाइम बाद महात्मा बुद्ध ने अपनी विमाता महाप्रजामती और अपने प्रिय शिष्य आनंद की आग्रह करने पर उन्होंने अनुमति प्रदान कर दी कि मठों और विहारों में स्त्रियों को भी शिक्षा प्रदान की जाएगी। लेकिन होता क्या था कि इसमें स्त्रियां शिक्षा प्रदान, मतलब स्त्री शिक्षा कम प्राप्त करती थी, क्योंकि इसमें इस बौद्ध धर्म में जो नियम थे वो बहुत कठोर थे, जिसको स्त्रियां नहीं कर पाती थी। हालांकि मठों और बिहारों में बौद्ध की जो मतलब बौद्ध शिक्षा में जो लेडीज़ थी, यानी स्त्री थी, उनकी शिक्षा की व्यवस्था अलग तरीके से की गई थी। उनके रहने सहने की व्यवस्था अलग थी, लेकिन फिर भी यहाँ स्त्री शिक्षा के को व्यवस्था की तो गई थी, लेकिन फिर भी इसमें लड़कियां जो हैं, जो बालिकाएं, प्रवेश कम लेती थी, क्योंकि उनसे ये इस संघ के जो नियम थे वो उनको फॉलो करना, उनको मानना उनके लिए एक कठिन कार्य था। कुछ विद्वान जो थे ये बोलते हैं कि इस युग में जो कुछ विदुषी महिलाएं थीं, शील भट्टारिका जैसे विजयांका, वो कवियत्री थी, रानी नयनिका, रानी प्रभावती गुप्त, राजनीति की विद्वान थी, वो राजनीति विज्ञान की विद्वान थी, एक्सपर्ट्स थी। सम्राट अशोक की संघमित्र धर्म विशेषज्ञा और सम्राट हर्षवर्धन की बहन शास्त्रार्थ में निपुण थी। ठीक है। अब चलते हैं हम अपनी नेक्स्ट टॉपिक, व्यावसायिक शिक्षा। तो व्यावसायिक शिक्षा की क्या कंडीशन थी? बौद्ध ग्रंथ है एक महावग्गा। बौद्ध ग्रंथ कौन सा है? एक महावग्गा। ठीक है। महावग्गा में ऐसा कहा गया है कि बौद्ध काल में भिक्षुओं को कताई, बुनाई, सिलाई का प्रशिक्षण दिया जाता था, और जो दूसरे अन्य छात्र थे उनको पशुपालन और वाणिज्य की शिक्षा दी जाती थी। हालांकि देखा जाए तो बौद्ध काल में चित्रकला, मूर्तिकला और भवन निर्माण आदि की शिक्षा की भी उत्तम व्यवस्था थी। बौद्धों के ग्रंथ वेद जो था उसमें एक चीज़ और थी, वैधराज धवन। उस काल में आयुर्विज्ञान जो था, आयुर्विज्ञान उसमें का बहुत विकास हुआ था, यानी बौद्ध काल में आयुर्विज्ञान का विकास बहुत ज़्यादा था, बहुत तेज़ी से हुआ। और उसी समय वैधराज धन्वंतरी और चरक और शल्य चिकित्सा के लिए जीवक और सुश्रुत इसी काल में हुए थे। ठीक। अब हम चलते हैं अपने लास्ट टॉपिक में, धार्मिक व नैतिक शिक्षा। तो हम आपको बता दें कि बौद्ध धर्म की शिक्षा अनिवार्य रूप से बौद्धों को ही दी जाती थी। बौद्ध संघ में क्योंकि बौद्ध संघ के नियमों को कठोरता से पालन कराया जाता था, और इसका कठोरता से पालन बौद्ध संघ के जो शिष्य थे वो इसको कठोरता से करते थे। मठों और बिहारों में बौद्ध धर्म के अनुसार आचरण को ही नैतिकता माना जाता था। और जो अगर देखा जाए उच्च स्तर पर तुलना के रूप में अगर देखा जाए तो वैदिक काल जो था, यानी वैदिक धर्म की शिक्षा का भी प्रबंध था इसी में। इसकी शिक्षा अनिवार्य रूप से नहीं थी, ऐच्छिक रूप से दी जाती थी, यानी कंपलसरी नहीं थी, ऑप्शनल थी कि कोई मतलब उच्च स्तर पर अगर कोई कैंडिडेट, कोई स्टूडेंट्स वैदिक धर्म की शिक्षा प्राप्त करना चाहे तो कर सकता है, चॉइस में था, मतलब उसके लिए कंपलसरी नहीं था। मठों और विहारों में दी जाने वाली धार्मिक और नैतिक शिक्षा आज की दृष्टि से देखा जाए तो बहुत कम थी। उस टाइम क्या था, सिर्फ बौद्ध धर्म की शिक्षा ही दी जाती थी। बौद्ध काल में मठों और विहारों में केवल बौद्ध धर्म की शिक्षा, धार्मिक शिक्षा यानी बौद्ध धर्म से रिलेटेड की ही शिक्षा प्रदान की जाती थी। लेकिन अगर आज देखा जाए तो आज सभी धर्मों की शिक्षा, अपने धर्म की शिक्षा के साथ साथ सभी धर्मों की शिक्षा प्रदान की जाती है, जिससे उसमें अब धार्मिक सहिष्णुता का विकास होता है। तो स्टूडेंट्स, ये हमारे आज के टॉपिक थे, हमारे शिक्षण विधियाँ।